हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, ठीक है, हमेशा रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है, अपने जगह पे भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी चक्कर लगाती रहती है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कभी ज़मीन पे भूकंप आ जाता है, कभी ज़मीन स्लाइडिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी गड्ढे हो जाते हैं, बहुत चीज़ ऐसे हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या? हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो अंदर क्या भरा हुआ है पृथ्वी के, जो इतना ज्वालामुखी कभी आता है, कभी कुछ होता है, कुछ भी उथल पुथल होता रहता है। क्या जितनी ऊपर से हमें मजबूत लगती है पृथ्वी, क्या अंदर भी उतनी मजबूत है? तो ये सारा हम पृथ्वी इसी में जानेंगे। पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है, किससे मिलकर, जैसे मिट्टी का हम गोला बना लेते हैं, आटे का गोला बनाते हैं, तो पृथ्वी कौन सी चीज से मिलकर गोला बनी हुई है जो ये? तो हेडिंग है हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है। जैसे प्याज नहीं होती, वो प्याज हो गई, उसका एक छिलका होता है, दूसरा होता है, ऐसे कर करके वो कवर करके रखी रहती है। तो पृथ्वी भी लेयर बाय लेयर बनी हुई है, ठीक है ना। जैसा 2.1 चित्र में हम देख सकते हैं, ये वाला लेयर बाय लेयर है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परिपट्टी कहते हैं। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह उसको हम क्या कहते हैं? परपट्टी, ठीक। सबसे ऊपरी सतह जिस पर हम रहते हैं परिपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है और यह सबसे पतली परत होती है। यहाँ महाद्वीपीय सहित 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। कह रहा है कि यह 35 किलोमीटर सही जो ऊपर से है, एवं समुद्री सतह जो इसकी 5 किलोमीटर की है। समुद्र की सतह सीधे सीधे ऐसे 5 किलोमीटर, यानी कि ऐसे नहीं 5 किलोमीटर होगा ये, ठीक है ना, ये ऐसे गहराई में 5 किलोमीटर होगा, ठीक ना, बल्कि ऐसे नहीं होगा ये 5 किलोमीटर, गहराई की तरफ 5 किलोमीटर होगा। महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। कह रहे हैं कि जो ऊपर की परत है वो सिलिका एवं एल्यूमिनियमों से बनी है। इसके लिए इसे सी सिलिका तथा एल्यूमिनियम, तो इसे ये इंपॉर्टेंट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ये इसे क्या कहते हैं? Cl कहते हैं, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम कहा जाता है। सिलिका एवं एल्युमिनियम से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए Cl कहा जाता है, ठीक। C फॉर सिलिका हो गया और L फॉर एल्युमिनियम। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सी में C फॉर सिलिका और मै फॉर मैग्नीशियम, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट्स करना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखोगे तो यूपीएससी में पूछता है, ठीक है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ लेगा जो आप इग्नोर कर जाते हैं। छोटी छोटी क्लासों में बहुत सी चीज़ें जो क्वेश्चन हैं ढूंढ के वो पूछ लेते हैं, कहाँ से उनका क्या मूड कर दे कोई गारंटी नहीं है, कब क्या पूछ लेते हैं। तो जो बच्चे मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इसको ध्यान जरूर देंगे, ठीक है ना। बहुत बारीकी से इसको पढ़ना पड़ता है, एक एक वर्ड के बीच में भी मीनिंग्स होती हैं, वो सब भी सारा समझना पड़ेगा। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होती है जो कि 29,000 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। कभी कभी रेशियो ये डिजिट भी पूछ लेता है, किलोमीटर रेंज। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड होती है, जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है उसको हम क्रोड कहते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्रोड मेंटल हो गई, ठीक है ना, और ये आंतरिक क्रोड हो गई, ये वाली, ठीक है। मेंटल यहाँ से लेके यहाँ तक क्रोड मेंटल, और ये सीमा जो इसकी होगी ये बाह्य क्रोड हो गई, ये आंतरिक क्रोड इंटरनल, और ये स्थल मंडल है, और ये उसके ऊपर जो पतली सी ब्लू वाली ये परपाटी है, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। अब जो इसकी गहराई है ना, साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका, तो इसको 4 किलोमीटर तक लगभग खोज चुके हैं, और ये तेल की गहराई में तो वो 6 किलोमीटर तक जा चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक वो 6 किलोमीटर तक लगभग इसकी खुदाई कर चुके हैं।
पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। कहना कि समुद्र की जो ये समुद्र की सतह है, यहाँ से 6000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर तक की गहराई तक खोदना पड़ेगा, तब जाके यहाँ सेंटर में होंगे, है ना। इतने में जाके तब हम इसके केंद्र में पहुँचेंगे, नहीं तो नहीं पहुँचेंगे। यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम, ये महाद्वीपट्टीय परपाटी इसको है, और महाद्वीपीय ये द्वीप है, ये द्वीपीय परपाटी है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये ज़मीन सागर हैं, उसके नीचे भी देखो ये ज़मीन यहाँ कभी ऊंची है कभी हल्की ऊपर है, और उसके बाद महासागरीय परपाटी, ये सागर की परपट्टी है। कई लेयर में ये लेयर बाय लेयर सारी जो पृथ्वी है वो जमी हुई है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परिपाटी है, 84% हिस्सा मेंटल है, 15% हिस्सा क्रोड है। 50% अगर इसको बांट दिया जाए तो ये 85% तो ये 1% परिपाटी होगी, जिस पे ऊपर पृथ्वी की अपर लेयर है। उसके बाद ये 84% मेंटल है और 15% क्या है, क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना, ये यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक 6371 किलोमीटर 71, जो पृथ्वी है सेंटर से उसकी एक तरफ को, इसको त्रिज्या कहते हैं, 6371 किलोमीटर है, ठीक। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नी फॉर निकेल और फे फॉर फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। जो सेंटर में क्रोड है उसका दाब भी ज़्यादा होता है और तापमान भी ज़्यादा होता है। अगली हेडिंग हमारी है शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपाटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। अनेक जो परपाटी है वो तो हम पहले ही पढ़ लिए कि मतलब कई प्रकार के शैलों से, पत्थरों से, चट्टानों से बनी है। पृथ्वी की परपाटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। खनिज पदार्थ के जो किसी भी पिंड को कहते हैं शैल। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। कह रहे शैल जो कि आकार भी अलग अलग हो सकते हैं, रंग भी अलग हो सकते हैं, और उनका संगठन जो इकट्ठा होकर बनी है वो भी, मटेरियल भी अलग हो सकते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय इग्नियस है शैल, अवसादी सेडिमेंट्री शैल, और कायांतरित मेट्रोमॉर्फिक शैल होती हैं, ठीक है ना। अब ये देखो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो आग्नेय ये हीट से वगैरह, और ये अवसादी शैल होती हैं, और ये कायांतरित मतलब जो हमेशा परिवर्तित होती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें भी पूछ लेता है, ठीक है ना। ये भी यूपीएससी में यहाँ से भी पूछ सकता है। जो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग इग्नोर कर जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे भी पूछ लेता है। तो ये भी इसके एरिया हैं बढ़िया बढ़िया ज्योग्राफी में क्वेश्चन उठाने के। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ठीक है। जो लिक्विड फॉर्म में जो मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी से, वो ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। जो लावा ठंडा हो जाता है उससे जो शैल बनती है उसको हम आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है प्राथमिक शैल कौन सी होती है, आग्नेय शैल कौन सी होती है, तो दोनों ही एक ही होती हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बाहरभेदी शैल। ये अंतर्भेदी और बाहरभेदी शैल होती हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? हाँ, लगभग वीडियो वगैरह में देखी है। एक वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, ठीक है। लाल द्रवित मैग्मा जो है वो लावा कहते हैं, एकदम लिक्विड फॉर्म में बह रहा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जब जैसे ही गर्म लावा बाहर निकल के आता है तो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है। परिपाटी पर इस प्रकार के बने शैल को बाहरभेदी आग्नेय शैल कहते हैं, ठीक है ना। जब बाहर आके वो जो ठंडा हो जाता है उसको हम बाहरभेदी आग्नेय शैल कहते हैं, ठीक। बाहरभेदी, बाहर आके जब ठंडा हो जाता है। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, क्योंकि लावा बन गया होता है, उसमें बहुत बारीक बारीक कण होते हैं जो बाहर निकल के आते हैं, गल के एकदम लावा एकदम होता है जो कहते हैं एकदम खौलता हुआ। अगर एक बूंद पड़ जाए तो बहुत सारी चीज़ों को जला सकता है, छेद करके वो बहुत आगे तक निकल सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट,
ठीक। इन अग्नि शैलों की जो बाहर भेदी जो अग्नि शैल होती हैं, इनका एग्जाम्पल क्या है? बेसाल्ट। दक्कन पठार, दक्कन का जो पठार है बेसाल्ट सेल से ही बना हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि दक्कन का जो पठार है वो किससे बना हुआ है? बेसाल्ट सेल से। अब बेसाल्ट सेल क्या होती है? जो बाहर लावा आके ठंडा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? बेसाल्ट कहते हैं। ठीक, आग्नेय शैल, बाहर भेदी अग्नि शैल, उसे बेसाल्ट कहा जाता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के ठोस शैलों को अंतर्भेदी अग्नि शैल कहते हैं। जैसे ये लावा है, ठीक ना, ये बाहर ना निकल के अंदर ही जाके यहाँ कहीं ठंडा हो जाता है, अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो इसे अंतर्भेदी कहते हैं। और जो बाहर निकल के यहाँ ठंडा हो जाता है, बाहर ठंडा हो रहा है, तो इसको बाहर भेदी अग्नि शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। अंदर जो होता है ठंडा होता है, फिर धीरे धीरे बड़े दाने बन जाते हैं। ग्रेनाइट ऐसी ही शैल का एक उदाहरण है। जो घरों में जो मार्बल पत्थर्स वगैरह लगते हैं ना, ग्रेनाइट कहते हैं, जो ब्लैक और ग्रीन कलर के होते हैं, उनको वो इसी के शैल के बने होते हैं। लावा जो अंदर ठंडा हो जाता है उनको निकाल के बनाया गया होता है। ये तोड़ तोड़ के काट काट के जो शैल बनाई जाती है उसको ग्रेनाइट कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है ग्रेनाइट के बारे में, तो ये होगा। ठीक, ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। अपघर्षण जो उनसे होता है वो ग्रेनाइट का बना होता है। जिनका घर्षण के लिए प्रयोग करते हैं वो भी ग्रेनाइट का ही बना होता है। यहाँ देख लेते हैं इग्नेशियस, लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि, और सेडिमेंट्री लैटिन शब्द है सेडिमेंट्री जिसका अर्थ है स्थिर, और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फिक का अर्थ होता है रूप परिवर्तन करने वाला। मेटामॉर्फिक जो है, अब ये इन्हीं के हिसाब से वहाँ पे नाम उनको हिंदी में भी दिया गया है। ठीक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना या नोट्स में बना लेना अपने। जीवाश्म क्या होता है? शैलों की पत्तियों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जैसे कोई भूकंप आ जाए, कुछ आ जाए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, यहाँ हो गए, जीव हो गए, वहीं दफन हो गए, उसके ऊपर लेयर बनती जाती है, तो ये क्या होता है? सड़ गल के जीवाश्म बन जाते हैं। समझ में आ गया होगा जीवाश्म। सेल लुढ़क कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जो आपस में लुढ़कते जाती हैं और टकरा जाती हैं, टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद मतलब मलबा वगैरह जैसे होता है, अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। जैसे नदी वगैरह बहा के ले जाती हैं तो किनारों पर छोड़ देती हैं, बीच में इकट्ठा हो जाती हैं, कहीं अवसाद होता है। और हवा से उड़ के कहीं चली जाती है तो धूल मिट्टी वहाँ इकट्ठा हो जाती है, तो ये सब अवसाद हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं, और ये एक पे लेयर बनती जाती है और दब जाते हैं और फिर कठोर शैल ये बनाते हैं। इस प्रकार की शैल को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दोनों दानों से बनता है, ये रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जैसे कभी इन शैलों पर रहे हों, सूक्ष्म जीव जैसे इसके ऊपर पहले कभी रहे हों के जीवाश्म भी हो सकते हैं। उनके ऊपर उनके जीवाश्म भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या करके लेयर बाय लेयर जम के बने होते हैं, तो इसके ऊपर जीवाश्म भी रहे होंगे, वो भी दब गए होंगे, तो वो भी उसी में सड़ गल गए होंगे, तो जीवाश्म भी हो सकते हैं। अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती हैं। ये अग्नेय सेल और अवसादी सेल हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर इन्हें मिल जाए तो ये अपना रूपांतरण कर सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। चिकनी मिट्टी की जो चिकनी मिट्टी है और चूना पत्थर जो है क्या है, संगमरमर में परिवर्तन कर लेते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। हमारे शैल हमारे बहुत उपयोगी हैं। हमारे लिए क्या है? शैल बहुत उपयोगी है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू,
चिबिड्डी, स्टापू या किट किट, 5 पत्थर गिट्टी, जैसे वो गिट्टा वगैरह खेलते हैं ना, गिटक वगैरह खेलते हैं 5 पत्थर लेके, या फिर वो पिट्ठू चाय गरम खेलते हैं, या और भी सब जो जिसमें पत्थरों का खेल होता है। तो आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उनसे लोगों से पूछ के आप और भी खेलों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं जिसे पत्थरों से हम खेलते हैं। पहले के समय में कोई खिलौने नहीं हुआ करते थे तो लोग पत्थरों से ही खिलौने बना लेते थे, पत्थरों से ही खेला करते थे। तो उस समय के लोग, जो पुराने लोग हैं, वो बता सकते हैं आपको कई प्रकार के खेल। ओके, अब कहते हैं कि अनेक स्मारकों के, मतलब जो बिल्डिंग्स हैं जो बनी हुई हैं, हिस्टोरिकल प्लेस, उनके चित्र इकट्ठा कीजिए और बता कीजिए कि किन शैलों से बनी हैं। 2 चित्र आप के लिए एकत्रित किए गए हैं। ठीक, यहाँ पे लाल किला है और ये ताजमहल है। तो लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, इसीलिए इतना ये सफ़ेद दिखता है और ये लाल है एकदम। खैर एकदम लाल नहीं कह सकते, लेकिन ये लाल पत्थर से बना हुआ है, तो इसलिए इसका नाम लाल किला रखा गया, बलुआ पत्थर से, जो राजस्थान में ज़्यादा पाए जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैलें चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या होती है, एक सेल दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। जैसे क्या होता है कि टेम्परेचर बदलता है तो वो क्या करती है, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, पिघल कर, गल कर, टूट कर, ऐसे करके। तो इसको हम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय शेल बन जाता है और ये अग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करता है। मतलब टूटते बहते चले जाते हैं तो अवसादी सेल वो बन जाते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय सेल एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल बदल जाता है और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और वो क्या पिघल के फिर दूसरे में कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, गल के, हीट दे के। जैसे लोहा होता है, गला के हम उसको नया रूप दे देते हैं। ठीक, टुकड़े सड़े लोहा अगर पुराना हो गया है, ख़राब हो गया, टुकड़े टुकड़े उसको इकट्ठा करके गला के हम उसको नया रूप दे देते हैं। तो ये भी टुकड़े टुकड़े अवसादी जो होती है ना, यहाँ से ये सब टुकड़े टुकड़े क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे आके अवसादी बन जाते हैं और हाई टेम्परेचर पे ये रूप चेंज कर लेते हैं। फिर वापस मैग्मा, या फिर यहाँ से भी मैग्मा बन सकती हैं, ये डायरेक्ट ये अग्नेय शेल से फिर इधर कायांतरित शेल बन सकती है और ये यहाँ से अवसादी टूट के बन सकती हैं। इनका ये चक्रण है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी एक बार याद कर लेना और बना लेना कॉपी में। शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। खनिजों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। इनका मतलब अलग अलग तरह से सब यूज़ करते हैं। जैसे जैसे कोयले का आग जलाने के लिए, भट्ठी अंगीठी जलाने के लिए, फैक्ट्रियों में भी किया जाता था। पहले कोयले की ट्रेन चलती थी। प्राकृतिक गैस आज घरों में सिलेंडरों में यूज़ की जा रही हैं। पेट्रोलियम है, जैसे गाड़ी वगैरह चलाई जाती हैं उनसे। और उसके बाद लोहे का है, घर बनाने के जो दरवाजे खिड़की हैं, और सारी चीज़ों में एल्युमिनियम का भी यूज़ होता है। सोने के जो गहने बनाने में, इन सब में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।